हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और चलिए हमारी कहानी माय लवली ब्रदर जो कि एक शांगवन एफएफ है, इसको शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग ने अपने 2 वारों में पूरे युद्ध को ही ख़त्म कर दिया था और उसने अपने दोनों जो उसके साथी थे उन्हें एक एक ऑर्डर दिया था, जहाँ वैन रोहान, वैन शाओ और वैन शू इन सबको पकड़ने के लिए गया था, वहीं शू यांग विंग का पता लगाने के लिए चला गया था और यांग यांग वापस महल आ गई थी। जब वो अपने माँ और पिताजी को देखती है, यांग यांग खुद पर काबू करती है क्योंकि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वहीं यांग यांग जब अपनी माँ के पास जाती है, महारानी यांग यांग को देखकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दौड़कर यांग यांग को गले लगा लेती है। वो अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी, वहीं यांग यांग अपनी माँ को ऐसे देखकर अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है और वो उन्हें शांत करते हुए कहती है, माँ अब शांत हो जाइए, पिताजी ठीक हो जाएंगे। लेकिन महारानी, जो कि शायद और भी ज़्यादा दुखी थी, और भी ज़्यादा रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है, यांग यांग तुम्हारा भाई विंग का कुछ पता नहीं, शायद वो नहीं रहा। जो सुनकर यांग यांग अपनी माँ के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, माँ चिंता मत कीजिए, मैं भाई को वापस लेकर आऊँगी। मैंने वादा किया था कि मेरे होते हुए भाई को कभी कुछ नहीं होगा। जो सुनकर महारानी अपनी आंसू भरी आँखों से यांग यांग की तरफ देखती है। यांग यांग के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे, ना ही उसकी आँखों में कुछ था, वो बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें किसी ठहरे हुए समंदर की तरह लग रही थी। महारानी अपनी बेटी को इस तरीके से देखकर कुछ समझ नहीं पाती। वहीं यांग यांग अपनी माँ को शांत कर रही थी, तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ें आती हैं। जब वो देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स आए थे। वो महाराज को चेक करते हैं और फिर महारानी को सूचना देते हैं कि महाराज अभी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उनके घाव बहुत ज़्यादा गहरे हैं, जिन्हें हील होने में लंबा समय लग सकता है। वहीं ये सुनकर यांग यांग कुछ नहीं कहती। फिर वो अपनी माँ से पूछती है, माँ वांगजी गगा कहाँ है? जो सुनकर महारानी उसे दूसरे कक्ष में लेकर जाती है। जब यांग यांग उस कक्ष में जाती है तो वहाँ का नज़ारा वो अपनी आंखों से देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वांगजी बेहोश पड़ा था। यांग यांग ये देखकर दौड़कर वांगजी के पास जाती है और पूछती है, वांगजी काका को क्या हुआ? क्या इन्होंने भी युद्ध किया? जो सुनकर महारानी हाँ करती है। फिर यांग यांग वांगजी को चेक करती है। हालांकि उसे ज़्यादा डॉक्टरी का काम तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी वांगजी की इंजरीज देख सकती थी। उसे ज़्यादा नहीं बल्कि हल्की फुल्की ही चोटें लगी थी, लेकिन शायद वो शॉक की वजह से बेहोश हो गया था। फिर यांग यांग डॉक्टर को बुलाती है, जो कि उन्हें सूचना देते हैं कि वांगजी वैसे तो ठीक है, लेकिन वो शॉक की वजह से बेहोश हो चुका है। जो सुनकर यांग यांग समझ जाती है। फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वांगजी प्रेग्नेंट है। जो सुनकर यांग यांग और महारानी शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर महारानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यांग यांग भी अपनी पलकें 2-3 बार झपझपाती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यांग यांग अपने मन में कहती है, भाई अब आपको वापस आना होगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं आपको वापस लेके आऊँगी। वहीं वो वांगजी के बालों को सहलाती है। वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जब वो अपने सामने यांग यांग को देखता है, उसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे उसका विंग पहाड़ी से नीचे गिर गया। जो सोचते ही और जो याद आती ही वांगजी जल्दी से उठकर बैठ जाता है। वांगजी को ऐसे हड़बड़ी में देखकर यांग यांग उसका हाथ पकड़कर कहती है, गगा आप रेस्ट कीजिए। जो सुनकर वांगजी यांग यांग का हाथ झटक कर कहता है, मुझे जाने दो, मुझे मेरे विंग के पास जाने दो, छोड़ो मुझे उसके पास जाना है। जो देखकर वहाँ पर लैन ग्रैन आते हैं और लैन शिचैन भी। वो जल्दी से वांगजी को पकड़ लेते हैं, पर वांगजी उन सब से छूटकर भागने की कोशिश कर रहा था। वांगजी बिल्कुल क्रेजी हो चुका था, जैसे कि वो अपने विंग के पास जाकर ही रहेगा।
वहीं ये सब देखकर लैन शिचैन की आंखें भर आती हैं और वो वांग जी को समझाते हुए कहते हैं, वांग जी तुम ऐसा मत करो, वांग जी तुम्हारी हालत, अपनी हालत देखो वांग जी, प्लीज़। वहीं वांग जी जो कि बस एक ही रट लगा रहा था कि उसे अपने वींग के पास जाना है, उसे वींग चाहिए। वहीं ये सब देखकर यांग यांग बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस लेती है। वो अपने हार्ट की तरफ हाथ रखती है जहाँ पर उसे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। यांग यांग अपने मन में कहती है, गगा भी जिंदा है। और फिर वो वांग जी की तरफ देखकर कहती है, वांग जी गगा वापस आइए। जो सुनकर वांग जी भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यांग यांग और लैन शिचैन, लैन कुरैन ये सब वांग जी को पकड़कर वापस बैठा देते हैं। वहीं यांग यांग लैन शिचैन की तरफ देखकर कहती है, गगा को कहीं मत जाने देना। जो सुनकर लैन शिचैन हाँ करते हैं और फिर वो सब दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वांग जी दरवाज़ा पीट रहा था, उसे बजा रहा था, उसे बार बार बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वो अपने गगा से कहता है, गगा मुझे जाने दीजिए, भाई मुझे जाने दीजिए, मुझे वींग के पास जाना है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, दरवाज़ा खोलिए। और वांग जी ऐसे ही दरवाज़ा पीट रहा था, वहीं बाहर सब उसकी आवाज़ सुन रहे थे। जो सब देखकर यांग यांग के हार्ट में पेन होता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को सप्रेस करती है। फिर महारानी और जो यांग यांग थी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं लैन शिचैन और लैन कुरैन वांग जी के पास ही रुकते हैं, क्योंकि वो वांग जी को इस कंडीशन में नहीं छोड़ सकते थे। यांग यांग जब वापस अपने पिता के पास जाती है, उन्हें भी होश आ चुका था। यांग यांग उनके पास जाती है। वहीं महाराज यांग यांग को देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं। यांग यांग धीरे से उनके पास जाकर बैठ जाती है। महाराज उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, शुक्रिया। जो सुनकर यांग यांग कुछ नहीं कहती। वहीं महाराज कहते हैं, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, मैंने तुम्हें मजबूर किया हर चीज़ करने के लिए, लेकिन तुम जानती हो इसमें मेरा थोड़ा सा स्वार्थ ज़रूर था, लेकिन ये मैंने सिर्फ वींग के लिए किया। जो सुनकर यांग यांग कुछ नहीं कहती। तभी महाराज कहते हैं, वींग को ढूंढो, मुझे पता है तुम उसका पता लगा सकती हो, क्या वो जिंदा है। जिस पर यांग यांग अपना सर हाँ में हिलाती है। जो सुनकर महाराज चैन की सांस लेकर कहते हैं, तो ढूंढो उसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ वापस लेके आओ अपने भाई को। जो सुनकर यांग यांग महाराज की तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज़ में कहती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वी देश वैन से लड़ाई करने वाला है। अगर आप मुझे बता देते कि आप लोग युद्ध के लिए जा रहे हो, तो मैं सब कुछ खराब होने से पहले संभाल लेती। जो सुनकर महाराज अपने गर्दन को दूसरी तरफ घुमाकर कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम वापस महल आओ। जो सुनकर यांग यांग के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आती है और वो कहती है, लेकिन फिर भी आपको मुझे बुलाना पड़ा। जो सुनकर महाराज कुछ नहीं कह पाते। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे मंत्री जो कि वीर देश के ही थे, वो जल्दी से वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि देश की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लोग जो थे उन बहुत सारे सैनिक मरे थे, जिस वजह से लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ था। वहीं जो महामंत्री थे वो सब भी गद्दी का लालच चाहते थे। वहीं महाराज उन्हें देखते हैं और अपने सर को हिलाते हैं। वहीं एक मंत्री अपने सर को झुकाकर कहता है, राजकुमारी को मेरा प्रणाम। जो सुनकर यांग यांग उसकी तरफ अपनी नज़रें भी नहीं फेरती और वो अपने पिता को ही देख रही थी। तभी दूसरा कहता है, राजकुमारी आप महान हैं, आपने युद्ध को 2 वारों में ही ख़त्म कर दिया। हमें यकीन नहीं होता कि हमारे पास इतनी ताकतवर राजकुमारी है। आपने अपनी ताकत को इतने सालों तक हम सबसे छुपा कर रखा, आप महान हैं। लेकिन यांग यांग उनकी तरफ नहीं देखती, उसकी नज़रें अभी भी उसके पिता पर थी। वहीं महाराज ये सब उसे देखकर कहते हैं कि तुम वो चाबी ले सकती हो। जो सुनकर यांग यांग अपने सर को हिलाकर कहती है, मुझे नहीं चाहिए। जिस पर महाराज कहते हैं, तुम्हें अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यांग यांग अपने सर को ना में हिला देती है।
तभी महाराज कहते हैं, अगर तुम नहीं लोगी तो ये पोजीशन कोई नहीं लेगा और बार बार विराज्य पर हमला होता रहेगा। जो सुनकर यांग यांग अपनी आंखें घुमाकर कहती है, आपको क्या लगता है आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो? आपकी वजह से मेरा भाई गायब हो चुका है। जो सुनकर महाराज अपनी कड़वी आवाज़ में कहते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुम दोनों का भला चाहता था और ये सिर्फ तुम दोनों की किस्मत की गलती है। जो सुनकर यांग यांग के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। जो देखकर महाराज कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें नफरत है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना होगा। विंग तुम्हारा भाई है और तुम खिलाफ नहीं जा सकती, ना तुम विंग के खिलाफ जा सकती हो, ना इस देश के खिलाफ। जो सुनकर यांग यांग सम्राट की तरफ अजीब नज़रों से देख रही थी महाराज को। वहीं वो मंत्री जब महाराज और राजकुमारी को ऐसे बातें करते देखते हैं, तभी एक कहता है, महाराज मेरी आपसे एक विनती है, जैसे कि हमारे जो राजा भावी राजा हैं विंग, वो अभी गायब है, तो क्यों ना हम कुछ समय के लिए राजकुमारी को गद्दी संभालने दें। वैसे भी वो काफ़ी ताकतवर है और वो हमारे राजा की जगह आसानी से ले सकती है। जो सुनकर महाराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा विंग को एक राजा के रूप में ही पाला था। वहीं यांग यांग ये सुनकर उस मंत्री की तरफ अजीब नज़रों से देखती है। तभी वो मंत्री यांग यांग की तारीफ करते हुए कहता है, राजकुमारी आप काफ़ी ताकतवर हैं, बल्कि आप तो हमारे राजा से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। आपकी ताकत का कोई जोड़ नहीं, आप शायद इस संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। वहीं वो यांग यांग को मक्खन लगा रहे थे ताकि यांग यांग गद्दी ले सके, क्योंकि उन्हें विंग इतना पसंद नहीं था। विंग उन्हें कोई भी गलत काम नहीं करने देता था। वहीं यांग यांग छोटी थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि अगर यांग यांग गद्दी संभालेगी तो शायद वो जो चाहे वो कर सकते हैं और यांग यांग को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। वो सिर्फ ताकतवर है, लेकिन उसके पास दिमाग अभी भी एक बच्चे का है। लेकिन ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं यांग यांग उनकी आंखों के लालच को देख सकती थी और वो उन सबको अपनी उन नज़रों से देखती है जिनमें उनके लिए सिर्फ नफरत थी। वहीं यांग यांग को ऐसे देखकर वो सब फिर से उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं और विंग की बुराई करने लगते हैं। जो सुनकर यांग यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अचानक से यांग यांग की आंखें बिल्कुल नीली हो जाती हैं और वहीं उन सब के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर गिरने लगता है, जिससे वो मंत्री जो कुछ खड़े थे वो भी अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और वो सब यांग यांग के आगे बिल्कुल झुक चुके थे। वहीं यांग यांग अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की बुराई करने की, और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम ये सब कर कर अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो सबसे छुपा है? जो सुनकर वो मंत्री घबरा जाते हैं और जल्दी से पूछते हैं, राजकुमारी ये आप क्या कर रही हैं? हम आपकी तरफ है, हम आपके साथ है, हम आपको राजा बनाना चाहते हैं, हम आपको गद्दी दिलाना चाहते हैं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने बस ये शब्द कहे थे, तभी उन सब की बॉडीज़ हवा में उड़ने लगती हैं। वहीं उन सब का गला जैसे कि कोई दबा रहा हो। यांग यांग उन्हें देखकर गुस्से से कहती है, तुम लोगों ने ये सोचा भी कैसे कि तुम लोग अपने राजा के खिलाफ जाकर ये सब कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है अगर कोई तुम्हें नहीं देख रहा मतलब तुम कुछ भी करोगे? जो सुनकर वो लोग अपनी गलती मानने लगते हैं, लेकिन यांग यांग जैसे कि माफ़ करने के इरादे में नहीं थी। वो गुस्से से कहती है, तुम लोगों ने वीर राज्य की सारी जानकारी वैन राज्य में भेजी, क्या तुम्हें लगता है कि इस बारे में किसी को नहीं पता? जो सुनकर उन सब की जैसे शरीर से आत्माएं बाहर निकल चुकी हों, उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। वहीं यांग यांग गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये कहते ही यांग यांग अपनी ताकत और भी ज़्यादा उन पर डाल देती है, जिससे 3 मंत्री जिन्होंने वो इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो वहीं के वहीं मर जाते हैं। वहीं उनकी बॉडीज़ आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरती है, उनकी सांसें थम चुकी थी। वहीं जो 2-3 बचे हुए थे जिन्होंने
सिर्फ विंग की बुराई की थी, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। इस वजह से यांग यांग उन्हें जान से नहीं मारती, लेकिन ये उन सब के लिए सबक था कि जो भी राजा के खिलाफ जाएगा उसके साथ क्या हो सकता है। वहीं यांग यांग उन सबको अपनी उन खाली नज़रों से देख रही थी जिनमें कोई रहम नहीं था। फिर यांग यांग उन्हें देखकर घूर कर कहती है, राजा सिर्फ एक है और वो वी वुशियान है। अगर तुम लोगों ने दोबारा उसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी की तो शायद मैं तुम लोगों में से किसी को जिंदा ना छोड़ूं। जो कहकर यांग यांग उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं उन दोनों की डेड बॉडीज़ को वो बाहर फेंकवाने के लिए कह देती है। यांग यांग ने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी मना कर दिया था क्योंकि वो इसके लायक नहीं थे, और उन सब के परिवारों को भी इस देश से बाहर निकलवा दिया था। यांग यांग के इस फैसले को देखकर महारानी भी कुछ नहीं कहती। वहीं महाराज बस अपने सर को हिलाते हैं क्योंकि वो यांग यांग का गुस्सा जानते थे। वहीं यांग यांग ऐसे ही कुछ दिनों तक यहीं रहती है। वो सब कुछ संभाल रही थी। उसने गद्दी नहीं ली, लेकिन उसने फिर भी पूरे देश को संभाल लिया। वहीं वांगजी इस समय बिल्कुल क्रेजी हो चुका था। वो हर बार भागने की कोशिश करता था, लेकिन उसे लैन कुरैन और लैन शिचेन वापस पकड़ लेते थे। वहीं वांगजी को भी पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। फिर भी वो विंग के पास जाना चाहता था। वहीं एक हफ्ते बाद यांग यांग के पास वैनिंग वापस आता है। फिर वो जब वैनिंग वापस आता है, उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वैनिंग बुरी तरीके से घायल था। नहीं, उसकी बॉडी से ब्लड किसी पानी की तरह बह रहा था। वैनिंग जल्दी से दरबार में आता है। यांग यांग अभी वहीं थी, लेकिन वो सिंहासन के ज़्यादा करीब नहीं जाती। उस सिंहासन से 20 कदम की दूरी पर रहती है। जो वजह किसी को नहीं पता थी। उन्हें लगा था शायद राजकुमारी सिंहासन के पास बैठेगी, लेकिन यांग यांग सिंहासन के आस पास भी नहीं भटकती। वहीं वैनिंग जब वहाँ आता है तो वो जल्दी से राजकुमारी के सामने अपने सर को झुकाता है। यांग यांग वैनिंग की ऐसी कंडीशन देखकर गुस्से से पूछती है, वैनिंग गगा, ये सब किसने किया? जो सुनकर वैनिंग अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, राजकुमार वी जिंदा है। वो उस डार्क फॉरेस्ट में है। जो सुनकर यांग यांग की आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है और वो उसकी बात को दोहराते हुए कहती है, गगा जिंदा है, वो डार्क फॉरेस्ट में है। जो सुनकर वैनिंग अपने सर को हाँ में हिलाता है। फिर यांग यांग जल्दी से पूछती है, किसके पास? जो सुनकर जो वैनिंग था वो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उन्हें देखा, वो घायल है, उनकी जान। जो सुनकर यांग यांग कहती है, तुमने उन्हें कहाँ देखा? जिस पर वैनिंग फिर से बोलता है, डीप रीजन में। जिस सुनकर यांग यांग वैनिंग की कंडीशन देखती है और वो उससे कुछ और पूछती, उससे पहले ही वैनिंग वहीं फर्श पर बेहोश हो जाता है। यांग यांग वैनिंग के पास जाकर उसे हिलाते हुए कहती है, गगा उठिए, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। वैनिंग गगा। लेकिन वैनिंग बेहोश हो चुका था। यांग यांग कुछ वैद्य को बुलाती है और वैनिंग का इलाज करने के लिए कहती है। और यांग यांग वहीं बाकी सभी जो कबीले थे उन सभी के मुखियाओं को बुलाती है, क्योंकि उसे पता था डार्क फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें विंग को ढूंढना एक कचरे के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर है। वो इतनी इजीली विंग को नहीं ढूंढ सकती। हालांकि उसे इतना तो पता चल गया था कि विंग कोर एरिया में है, वो सेंटर में है, लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचना जैसे कि खुद मौत के मुंह में जाने के बराबर है। पर यांग यांग पीछे नहीं हट सकती थी। वो सभी को बुलाती है और यांग यांग के बुलाने पर सभी कबीलों के जो लोग थे वो वहाँ आ जाते हैं। वहाँ पर लैन, जिन, शाओ, शी और शैन, शू, चाओ हर कबीले के लोग थे। यांग यांग उन सभी को देखकर कहते हैं कि आप सभी अपनी सेनाओं को तैयार कीजिए, 2 दिन में हम यहाँ से निकल रहे हैं। जो सुनकर लैन कुरैन
पूछते हैं, क्या आपको महाराज के बारे में कोई जानकारी मिली? जो सुनकर यांग यांग अपने सर को हाँ में हिलाकर कहती है, हाँ मुझे पता चला है, गगा डार्क फॉरेस्ट में है। जो सुनकर उन सभी के चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं। जो देख कर यांग यांग कहती है, वो अभी भी जिंदा है। जिस पर वो सब चैन की सांस लेते हैं। फिर लैन शिचैन कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वो जगह काफ़ी खतरनाक है, वहाँ जाना। जिस पर यांग यांग उसकी बात को पूरा करते हुए कहती है, वहाँ जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। फिर वो उन सब की तरफ देखकर कहती है, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते, हमें उन्हें लाना पड़ेगा। जो सुनकर लैन शिचैन अपने सर को हाँ में हिलाकर कहता है, ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। जिस पर यांग यांग हाँ कहती है और फिर वो इस बात की सूचना अपनी माँ को भी देती है। और इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को आज यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।